करूं तो हमने ह्यूमन आई का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें क्या करना है, आंख को चाहे अंदर से चाहे बाहर से सिर्फ फोड़कर बाहर निकलना है। ये जो पार्ट है अंदर का सबसे लास्ट वाला रेटिना का, इस वाले पार्ट पर प्रेजेंट रहती है सेल बॉडीज। और ये अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट एकदम साफ अगर दिखना चाहिए या दिखेगा तो लाइट मेरी आंख के अंदर घुसते हुए सीधा की सीधा कहां, दिल में नहीं उतरनी है, सीधा की सीधा उतरनी चाहिए कहां पर, इस येलो स्पॉट के अंदर। वेलकम टू दी फिजिक्स पल्स। यहाँ हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम क्लास 10 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन आई, जिसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर ले। आज हम तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन आई के अंदर हमने क्या चीजें कवर करी हैं। अगर मैं बात करूं तो हमने ह्यूमन आई का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और ह्यूमन आई का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी। लेकिन अगर मैं पिछली वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करूं तो मुझे पता था पिछली वीडियो जो मेरी कंप्लीट हुई थी वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 2 लेयर के बारे में बताया गया था। जैसा कि मुझे पता है कि अगर मुझे ह्यूमन आई को स्टडी करना है तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल तो बात करनी पड़ेगी। जबकि हम देखें एक्सटर्नली इतना रोल नहीं था, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी रोल नहीं होता, सारा पार्ट अंदर वाला, सारा का सारा रोल अंदर वाले पार्ट्स का ही रहता है, ये कहना भी गलत है। लेकिन हमारे बिहाफ पर, सिलेबस के बिहाफ पर या क्वेश्चंस के बिहाफ पर इंटरनल पार्ट हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बनने वाले क्वेश्चंस एक्सटर्नल के कंपैरिजन में इंटरनल क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। लेकिन हमें एक्सटर्नल और इंटरनल को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एग्जामिनर के मूड की पता नहीं किस पार्ट पर वो हमारा कोई भी क्वेश्चन बना दे। तो हमें क्या करना है, आंख को चाहे अंदर से चाहे बाहर से सिर्फ फोड़कर बाहर निकलना है। कोई भी पार्ट ना अंदर का ना बाहर का रहना नहीं चाहिए। अगर मैं बात करता हूं अपनी इस आज के लेक्चर में, तो मुझे पता है जो बच्चे ये पहला लेक्चर देख कर आए हैं इससे पिछला, कि उनको पता है कि आज का लेक्चर किस लेयर से स्टार्ट होने वाला है। आप सब अब तक तो समझ भी गए होंगे, कुछ ने तो अपने रफ के अंदर पहली लेयर जो थर्ड लेयर है उसका नेम लिख भी लिया होगा। जैसे कि मैंने 3 लेयर बताई थी। जब आप ह्यूमन आई के अंदर एंटर करने लगते हो तो 3 लेयर का सामना आपको करना पड़ता है। सबसे पहली वाली लेयर जो थी हमने डिस्कस करी थी, जिसका नाम था फाइब्रस ट्यूनिक। अब फाइब्रस ट्यूनिक का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर हमने देखा था हम जैसे ही सेकेंड लेयर की तरफ बढ़े, जब सेकेंड लेयर जो हमें मिली वो कौन सी लेयर थी, वस्कुलर लेयर। दोनों में अंतर की बात करी जाए तो एक डिफरेंस ये था कि फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर ब्लड वेसल्स या ब्लड की सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से फाइब्रस ट्यूनिक के पार्ट जो कॉर्निया था हम आराम से ट्रांसप्लांट कर पा रहे थे। लेकिन वस्कुलर ट्यूनिक की बात करी जाए तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई ब्लड की जो थी सप्लाई हो रही थी। तो ये मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में बन जाता है। फिर हमने देखा था वस्कुलर ट्यूनिक की भी 3 लेयर थी, जिनमें से एक कोरोइड थी, दूसरी सीलियरली बॉडी थी और तीसरी आइरिस थी। तीसरी हमारी कौन सी थी, आइरिस। अब देखो आइरिस का फंक्शन, सीलियरली बॉडी का फंक्शन हमने अभी पिछली वीडियो में जितना डिस्कस किया उस डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स रोक लिए गए थे, दबा लिए गए थे, इस वजह से क्योंकि अभी आप इस ह्यूमन आई को अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा। लेयर जैसे ही कंप्लीट होंगी ना, तब एक टॉपिक आएगा जिस टॉपिक को बोलेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर क्या होगा, हम यही देखेंगे कि आई का लेंस किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करता है और कौन है ऐसे लोग जो इसके एडजस्टमेंट में इसकी मदद करते हैं। तो इसीलिए हमने कुछ पॉइंट क्लियरली बॉडी और आइरिस के रोक रखे थे। आज मैं बात करता हूं अपनी थर्ड लेयर के बारे में। जैसा कि सबको पता है थर्ड लेयर जो थी, उस थर्ड लेयर का नाम क्या था, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। क्या नाम था उसका, न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक। अब ऐसा नहीं है कि ये सनसनीखेज खबर है, हाँ सनसनीखेज खबर तो हो भी सकती है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर हमने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो, क्योंकि मार्क्स काट कर ले जाएगी ये वाली बात अगर हम इसमें कहीं भी रह गए बिना क्वेश्चन के लगाए हाथ। अगर क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए तो इसका रीजन क्या है कि आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक को बड़े आराम से, बड़े अच्छे से डिटेल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं
कि न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक इसके अंदर है कहां। अब इसके अंदर न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक को हम अगर डायरेक्ट बताने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हो जाता है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक का कोई पार्ट ही नहीं है। जैसे फाइब्रस ट्यूनिक के दो पार्ट थे, हमने फाइब्रस ट्यूनिक को नहीं बताया कि देखो भाई डायरेक्ट फाइब्रस ट्यूनिक ये है, हमने उस फाइब्रस ट्यूनिक को तोड़ा दो पार्ट में, हमने वेस्कुलर ट्यूनिक को भी तीन पार्ट में तोड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको भी कोई पार्ट हो या इसको भी तोड़ना पड़े, हाँ तो इसके भी पार्ट होते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट्स ऑप्टिका और इसका दूसरा पार्ट होता है पार्ट्स सील्यूरिस और इसका तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स इरिडिका। अब बेटा देखो तीनों के तीनों पार्ट की पोजीशन क्या है और इन तीनों पार्ट में से तुम्हें किसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है बेसिकली, जिससे कि 10th का फाउंडेशन बने ह्यूमन आई को लेकर। तो देखो पार्स इरिडिका जैसे ही तुम्हारे सामने आए इससे बोल देना गेट लॉस्ट फ्रॉम एयर, आप हमारे सिलेबस में नहीं हो। सीलियोरिस जैसे सामने आए इसके बारे में कुछ भी बताया जाए बोल देना गेट लॉस्ट फ्रॉम एयर, आप भी सिलेबस में नहीं हो। तो फिर हमारे सिलेबस में कौन है, पार्स ऑप्टिका। पार्स ऑप्टिका कैसे हो सकती है, पार्स ऑप्टिका इसलिए हो सकती है कि हमें हमारी बुक ने एक नाम लिखा हुआ है ह्यूमन आई को स्टडी करते समय जिसका नाम होता है रेटिना। मींस रेटिना पर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं तो कहीं ऐसा क्वेश्चन ना बन जाए कि रेटिना कौन सी लेयर के अंदर है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर या थर्ड लेयर के अंदर। रेटिना पर बनने वाले क्वेश्चंस ही है जो हमारे 10th के अंदर डिस्कस करे जाएंगे। तो पार्स इलियोरिस पार्स इरिडिका क्या कह रही है कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्स ऑप्टिका का मतलब क्या है, या तो इसको पार्स ऑप्टिका बोल दो या फिर इस लेयर का नाम क्या रख दो, रेटिना। अब इनको थोड़ा सा और मैं डिफरेंस करूं तो पता है क्या चलता है कि ये जो लेयर है इनके पास में पिगमेंट होता है। बेटा आज की क्लास ऐसे समझ लो कि 90% इस वर्ड पर डिपेंड है जिस वर्ड को पिगमेंट में बोल रहा हूं। अब तक तो सर हमने क्लास 10th के अकॉर्डिंग पिगमेंट सुना था, और पिगमेंट जो सुना था वो फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, बायो में सुना था। एक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता था जिसका कलर ग्रीन होता था, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता था। इसके अलावा कोई और पिगमेंट के बारे में तो बात ही नहीं हुई पूरे सिलेबस में। तो देखो इस लेयर के पास में पिगमेंट होगा, इस लेयर के पास में भी पिगमेंट होगा, क्या पिगमेंट होगा भी आगे पता चलेगा। लेकिन थर्ड लेयर की खास बात क्या है, इसके साथ में पिगमेंट होने के साथ साथ न्यूरल लेयर भी होगी। मींस न्यूरॉन्स की लेयर्स पाई जाएंगी रेटिना के अंदर, और मेन यही काम होता है रेटिना का। बिना न्यूरॉन्स रेटिना का कोई काम ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा। अब तो देखो एग्जाम होने में ज्यादा दिन बचे नहीं है, आई थिंक सबने ये बात तो सुनी ली होगी कि रेटिना पर इमेज बनती है। वेरी गुड, रेटिना पर बनने वाली इमेज ऑब्जेक्ट के इनवर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। वेरी गुड। फिर क्या कहा जाता है कि रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कहां पहुंचाती हैं, माइंड के पास में। लेकिन वो माइंड के पास में ऐसे तो बोल दिया, लेकिन वो ऑप्टिकल नर्व्स या ऑप्टिक नर्व्स उस रेटिना के पास आई कैसे, कर क्या रही हैं, कैसे उनका वहां पर या फिर और किसी लेयर के अंदर वो ऑप्टिक नर्व्स की बात क्यों नहीं हुई। तो बात इसीलिए नहीं हुई क्योंकि और किसी के पास में ये न्यूरल लेयर है ही नहीं। मैंने अभी पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था, जो भी लेयर मैंने बताई थी जिनके 5 पार्ट मैंने आपको बताए थे, 2 फाइब्रस के, 3 मस्कुलर के, कहीं मैंने बात करी थी नहीं करी थी न्यूरल लेयर की। तो इसीलिए तो भैया रेटिना को स्क्रीन बोला जाता है। रेटिना को वो एक ऐसी स्क्रीन जो कि क्या करेगी, इमेज को डिटेक्ट करेगी। अच्छा सिर्फ मैंने ये बताया था रेटिना का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें इमेज दिखाएगी, वो देखने, दिखाने, करने, कराने, एनालाइज का काम वो हमारे दिमाग का होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हर एक सेंसरी ऑर्गन का काम है स्टिमुली रिसीव करना बाहर के एनवायरनमेंट में से। अगर बाहर के एनवायरनमेंट में से स्टिमुली रिसीव कर रही है तो एक्सटीरियर रिसेप्टर्स, तो आंख का काम है स्टिमुली रिसीव करना, उसके बिहाफ पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना। क्या जनरेट करना, मैंने नाम बोला था एक्शन पोटेंशियल जनरेट। बस बेटा इस न्यूरॉन लेयर का काम यही है कि
एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इसी एक्शन पोटेंशियल को लेकर जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स, जो भी मैं थोड़ी देर में यहां पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि उनकी पोजीशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। चलिए भाई, अब जैसे ही हमने इतना पढ़ा थर्ड लेयर न्यूरोसेंसरी, जिसके 3 पार्ट, 2 पर बात नहीं करनी, लेकिन चलो पोजीशन बताऊं, 2 की पोजीशन कहां पर पाई जाती है। इरिडिका मींस आइरस के पास की ये जो लेयर है, यह जो लेयर है, यह लेयर कहलाई जाती है पार्स इरिडिका, आइरस के सामने वाली। सीलियरी बॉडी के साथ में पाई जाने वाली लेयर को पार्स सीलियोरिस। तो 2 लेयर का पता चल गया, नहीं डिस्कस करनी, बच्ची कौन सी, पार्स ऑप्टिका मींस रेटिना। अब जो आपको ग्रीन कलर की जो भी लेयर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज रेटिना। और रेटिना के अंदर ये जो ब्लू कलर का मैंने शेड बनाया है, यह शेड किसके बारे में बता रहा है? यह शेड आपको बता रहा है कि रेटिना के अंदर पिगमेंट मौजूद है, और यही पिगमेंट एक चीज और कंटेन करेगा जिसको आगे जाकर हम बोलेंगे फोटो एक्सेप्टर्स। अच्छा, पता है आपको, एक बात कही होगी, आपको डायरेक्ट ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर के बाद में आपने देखे होंगे अपनी बुक के अंदर कॉर्निया क्या होता है, रेटिना क्या होता है, सिलियरी बॉडी क्या होती है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, कहाँ होता है, किसके पास होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें नहीं देखी होंगी। अच्छा, देख भी ली होंगी तो अगर मैं एक बात करूं तो आपको इन्हीं के साथ में एक बात और ऐड कर दी, रॉड्स एंड कॉन्स भी कुछ आंखों के पास में होते हैं जो कि हमारे विजन में हमारी काफी अच्छी मदद करते हैं। आज आप देखना रॉड एंड कॉन्स आपकी मदद किस तरीके से करेंगे एग्जाम के अंदर टॉप करने के लिए। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे तो उनको लेकर कौन जाएगा सीएनएस के पास में, ऑप्टिक नर्व्स। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और ये जनरेट होगा न्यूरल लेयर की मदद से, और ये कहां पर जनरेट होगा, रेटिना पर। अब मैं बात करता हूं रेटिना की, तो रेटिना के 2 पार्ट हो गए, एक तो ये हो गया हमारा न्यूरल लेयर और ये हो गया हमारा पिगमेंटेड लेयर। अब रेटिना के 3 पार्ट और होते हैं जिसको हम बोल देते हैं, ये रेटिना 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखी है। नंबर 1 फोटो रिसेप्टर्स। पहली लेयर फोटो रिसेप्टर्स, दूसरी लेयर, ये एक्शन पोटेंशियल की नहीं, ये लेयर रेटिना की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी लेयर बाइपोलर लेयर। तीसरी जो होगी वो होगी हमारी गैंग्लियोनिक लेयर। बेटा ये लियोनिक है, कुछ और मत समझ लेना, कोई किसी की टॉनिक समझ ले। ये गैंग्लियोनिक लेयर है, ये बाइपोलर लेयर है और ये फोटो रिसेप्टर्स लेयर है। अब न्यूरोसेंसरी के 3 पार्ट, तीनों पार्ट की पोजीशन देखी, रेटिना को डिस्कस करना है तो मींस रेटिना के पास में पिगमेंट प्लस न्यूरल लेयर। अगर मैं रेटिना के पार्ट करूं तो रेटिना के 3 पार्ट, फोटो रिसेप्टर्स, बाइपोलर एंड गैंग्लियोनिक लेयर। तो फिर मैं ऐसे कर लेता हूं, तीनों के तीनों लेयर यहां पर बनाकर तैयार कर लेता हूं। पहली वाली लेयर जो होगी, ब्लैक से मार्क कर देते हैं, पहली वाली जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोला जाएगा, फोटो रिसेप्टर्स। दूसरी वाली लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, बाइपोलर लेयर। तीसरी वाली जो होगी, अब गैंग्लियोनिक लेयर के अंदर से तुम्हें एक बात क्या याद रखनी है, इसके पास में सेल बॉडी होती है, और ये जो सेल बॉडी है ना, आगे जाके एक्सोन लटका देती है, कहां पर, विट्रस ह्यूमर के अंदर। और इन्हीं एक्सोन से, इन्हीं बंच ऑफ एक्सोन को जब हम देखेंगे, इन्हीं बंच ऑफ एक्सोन को हम आगे बोलेंगे कि बेटा इनको ही बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। क्या बोला जाता है, ऑप्टिक नर्व। मींस ये जो पार्ट है सबसे लास्ट वाला रेटिना का, इस वाले पार्ट पर प्रेजेंट रहती हैं सेल बॉडीज, और ये जो सेल बॉडीज हैं ये किसके बारे में बता रही हैं,
ये बता रही है हमारी गैंग्लियोनिक लेयर के बारे में। तो मैंने रेटिना को 3 पार्ट में तोड़ दिया। आई होप मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी लेयर क्लियर होती चल रही होंगी। तीनों की तीनों लेयर के बारे में मैंने बताया, जिनमें से फोटो रिसेप्टर्स की अगर बात करें तो फोटो रिसेप्टर्स के अंदर से मेन रोल अदा करने के लिए आएंगे कि फोटो रिसेप्टर्स कंटेन रॉड एंड कॉन्स। रॉड एंड कॉन्स का काम क्या है? लाइट को एब्जॉर्व करना। जो जितने भी फोटो रिसेप्टर्स है ना, अब रेटिना के अंदर कौन है जो लाइट को एब्जॉर्व करेगा? लाइट जो हमारी आंखों में आ रही है, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, उसको रिसीव या एब्जॉर्व कौन करेगा? तो उसको एब्जॉर्व करने वाले होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जिनका काम रहता है रॉड्स एंड कॉन। जो कौन होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए? रॉड्स एंड कॉन। अब रॉड्स एंड कॉन की मैं बात करूं तो ये फोटो रिसेप्टर की लेयर में तो पाए जाते हैं, और वहीं पर कौन सी लेयर होती है? पिगमेंटेड लेयर। इसी फोटो रिसेप्टर में पिगमेंटेड लेयर रहती है, और ये रॉड्स एंड कॉन इस पिगमेंट लेयर के अंदर इंबेडेड रहते हैं, आधे अंदर और आधे बाहर। इसीलिए बाइपोलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये कैसी फॉर्म में पाए जाएंगे? बाइपोलर। जैसे रॉड की बात करें तो रॉड का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो लंबा रहता है, ये सेल बना दिया, एक ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, बाइपोलर। कोन्स का जो स्ट्रक्चर है इसके कंपैरिजन में छोटा रहता है। मींस एक ये साइड, दो पोल, तो बाइपोलर ये बन गया। अब रॉड एंड कॉन की बात करूं मैं फोटो रिसेप्टर्स को लेकर, तो हमारी आंखों में जो रॉड है वो मतलब रॉड जो है वो हमारी अमाउंट में ज्यादा होते हैं, मोर अमाउंट में पाए जाते हैं, अमाउंट मोर। और लेकिन इसकी बात करूं कॉन्स की तो लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। मींस ऐसा नहीं है कि कौन है ही नहीं या कम है। रॉड एंड कॉन्स की कंपैरिजन जब किया जाए तो आपको पता चलेगा कि रॉड ज्यादा होते हैं और कॉन्स कम होते हैं। जैसे कि ये कितने होते हैं? 1200 लाख समथिंग। मान लेते हैं कि रॉड्स कितने रेटिना के पास में? 1200 लाख। अगर इसके कंपैरिजन में कॉन्स देखे जाएं तो कॉन्स कितने होंगे? 60 से 65 लाख। तो ऐसा है इनके बीच का कंपैरिजन, इनके बीच की साइज। अच्छा, ऐसा साइज देखने को ना मिले तो आपको समझाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसे रॉड बना दी जाती हैं। ये हो गए भाई रॉड, और ये हो गए तुम्हारे कोन। कोन लाइक स्ट्रक्चर, कोन को बता दिया, रॉड लाइक स्ट्रक्चर रॉड बना के, जिससे कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। अब जितने भी रॉड एंड कॉन से इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करने का। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है वो हम बात करेंगे, क्योंकि पिगमेंट का रोल आने वाला है। आप तो ये समझो इस लेयर के पास में दो चीजें, रॉड एंड कॉन्स। रॉड एंड कॉन्स को कंपेयर करें तो आंखों में रॉड ज्यादा होते हैं, कॉन्स कम होते हैं। रॉड को मान लेते हैं 1200 लाख, और ये उसके कंपैरिजन में कितने होंगे? 60 से 65 लाख। इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ये बायपोलर होते हैं और एम्बेडेड रहते हैं पिगमेंटेड लेयर के अंदर। अब यहां पर ये जो मैंने गैंग्लोनिक लेयर पर सेल बॉडीज जो बनाई है, इनके अंदर से क्या होता है? इनके अंदर से एक्सोन बाहर आते हैं। क्या बाहर आते हैं? एक्सोन्स बाहर आते हैं। अब वो समय आ चुका है इस दीवार को तोड़ने का। अब इस बाउंड्री को आज हम तोड़ रहे हैं इस वजह से क्योंकि यहां पर अब दो तीन चीजें नई इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, जिनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसे जितने भी ये एक्सॉन्स है ना, ये सब के सब लटक जाते हैं कहां पर? इस विट्रस ह्यूमर में। अभी एक्वस ह्यूमर बोल दिया था, बाई चांस मिस्टेक हो गई। वो क्या है? विट्रस ह्यूमर के अंदर लटकते हैं। अब ये यहां से निकलते हुए इस जगह से होते हुए सारे के सारे एक्सॉन्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। सारे के सारे एक्सॉन का बंचेस, सब एक्सॉन का बंचेस इस तरीके से बाहर आ जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जितने भी एक्सॉन है सब मैंने लाकर इधर एक जगह पर इकट्ठे करता चल रहा हूं मैं। अब ये मत बोलना कि सर ये जो एक्सॉन है इससे तो आंख ढक गई, पीछे रेटिना पूरी कवर हो गई, अब कैसे दिखेगा? वो हेडेक नहीं है, तो आपको समझाने के लिए इस तरीके का डायग्राम बनाया है। अब यहां पर ये जो आपको एक्सॉन का बंच दिख रहा है, ये जो एक्सॉन का बंच है, इसी को बोला जाता है ऑप्टिक नर्व। इसी को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक नर्व। इसको ऑप्टिक नर्व बोला जाएगा
और जिस पोर्शन से ये निकल के आ रहा है इस जगह पर ये जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस को बोला जाता है ऑप्टिक डिस्क। क्या बोला जाता है इसको? ऑप्टिक डिस्क। तो देखो ये आ गई ऑप्टिक नर्व, इस तरीके से बनी ऑप्टिक नर्व रेटिना की कौन सी लेयर की मदद से? रेटिना की गैंग्लियोनिक लेयर की मदद से। और गैंग्लियोनिक लेयर रेटिना के एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनल पार्ट के अंदर रेटिना की कौन सी लेयर होती है? इंटरनल पार्ट के अंदर रेटिना की कौन सी लेयर होती है? गैंग्लियोनिक लेयर या फिर फोटो रिसेप्टर लेयर? ये पूछ ले अगर तो इसका आंसर क्या होगा? ये अगर हमारी आंख का आउटर साइड होता है और ये आंख का हमारा इनर साइड होता है, ये आउटर हो गया और ये कौन सा हो गया? इनर साइड हो गया। तो इनर में कौन मिल रहा है? गैंग्लियोनिक सबसे पहले, उसके बाद में बाइपोलर और उसके बाद में फोटो रिसेप्टर। गलती क्या हो जाती है, हम आंख के अंदर जा रहे हैं तो पहले मिली गैंग्लियोनिक और फिर और अंदर गए तब जाकर मिल रही है फोटो रिसेप्टर। तो हम क्या कह देते हैं, अरे ज्यादा अंदर तो फोटो रिसेप्टर्स है, मींस रेटिना के सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो फोटो रिसेप्टर से नहीं, अंदर वाली लेयर गैंग्लियोनिक है। क्योंकि आई को जब स्टडी करते हैं तो ये पोर्शन जो हमारा सील, हमारा स्क्लेरा कहला रहा था, ये जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं? आउटर सेक्शन मानकर स्टडी इसकी करते हैं। तो ये जितनी भी सेल बॉडी ने सब ने निकाल कर किसको भेज दिया? ऑप्टिक नर्व्स को। अब ऑप्टिक नर्व्स पर मैंने बताया जिस स्पेस से सारी नर्व्स बाहर आती हैं उसको क्या बोल देते हैं? ऑप्टिक डिस्क। अब ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगी? ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसको सीधा का सीधा कहां पहुंचाएंगी? माइंड के पास में। जिस तरीके से आपका आज जो आप लेक्चर देख रहे हो, जिस प्रकार मैं आपके दिमाग में लेक्चर घुसा रहा हूं, वैसे ही ये टॉपिक भी आपकी ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा माइंड तक घुसना चाहिए। तो उनको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना चाहिए इस लेक्चर को देखने के बाद में। अब जब एक आपने इस स्पेस के बारे में बताया तो इस स्पेस से जुड़ते हुए कुछ और स्पेस हमें अचानक से याद आ गए। अब उनको स्पेस ना बोलकर हम उनको बोल देते हैं आंख के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पोजीशन और होती है। एक्स्ट्रा पोजीशन में बात करें तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो एक होता है ब्लाइंड स्पॉट और दूसरा होता है येलो स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट क्या होगा? अब ये आया कैसे दिमाग में? अरे यार आपने इसके बारे में बताया कि यहां से ऑप्टिक नर्व सारी बाहर निकलती हैं, चलो इससे एक बात और याद आ गई। इस बात क्या याद आ गई? यहां से अगर मैंने रेड कलर का मार्कर यूज किया है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ क्या है कि जब भी मैंने जहां भी रेड मार्कर का इस्तेमाल किया है, जब भी मैंने जहां भी रेड मार्कर का इस्तेमाल किया है तब मैंने एक बात बताई है, वहां पर ब्लड की सप्लाई आई है। क्या आई है बेटा? ब्लड की सप्लाई आई है। इसका मतलब यहां कौन है जो ऑप्टिक नर्व्स के साइड में ब्लड को लेकर जा रहा है? और वो है हमारी रेटिनल आर्टरीज। मींस ये वो आर्टरीज हैं जो रेटिना को ब्लड सप्लाई करवाएंगी। ये वो आर्टरीज हैं जो ऑप्टिकल नर्व्स जहां से जा रही हैं वहीं से एंट्री ले रही हैं। किसके लिए? किसके लिए? रेटिना के लिए। रेटिना को क्या करेंगी? ये ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगी। तो अब मैं बात कर रहा था अपने पॉइंट पर, जिस प्रकार आपने इस स्पेस, इस जगह का नाम ऑप्टिक डिस्क रखा, तो क्या कोई और स्पेशल ऐसी जगह है जहां पर हम कोई और नाम जान सकें? तो मैंने बताया आंख की दो पोजीशन और डिस्कस करी जाती हैं कि आंख के अंदर एक ऐसी जगह है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है और एक ऐसी जगह है जिसको क्या कहा जाता है? येलो स्पॉट। लेकिन बेटा ये जो पॉइंट है ना ऑप्टिकल डिस्क वाला, यही पॉइंट ब्लाइंड स्पॉट नाम से पढ़ाया भी जाता है हमको। ऐसा कहा जाता है कोई भी लाइट इस पॉइंट के पास में आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसके द्वारा कोई भी इमेज नहीं बनेगी, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, तो न्यूरॉन लेयर के पास में कोई भी एक्शन नहीं पहुंचेगा। तो नर्व्स के पास में कोई कमांड नहीं गई तो नर्व्स क्या जाएंगी दिमाग के पास में? खाली हाथ लेकर जाएंगी और खाली हाथ ही वो वापस आ जाएंगी। अब हमारे लिए क्या है? येलो स्पॉट की पहचान करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट तो अभी तुम्हारे लिए यही वाला पोर्शन है। येलो स्पॉट को यह कहा जाता है कि जब आप ऐसे मानो
आप एंटर होते हुए यहां से एंटर करो बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे एंटर करते हुए चले। और यार स्ट्रेट जाना है यार, अभी इससे अजीब लड़खड़ाई। यहां से हम इसको बिल्कुल आंख के अंदर सीधा लेकर जाते हैं, आंख के अंदर ही लेकर जाना है बेटा। ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? येलो स्पॉट। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? इस पॉइंट का नाम होगा येलो स्पॉट। अब इस येलो स्पॉट का मतलब क्या है कि मैंने इसका कुछ एक इतना फिक्स पोर्शन कट कर लिया जहां मुझे पता चला कि इस रीजन के अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं, इस रीजन के पास में कुछ ऐसी खूबियां हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर का रीजन बनाया है ना, ये का पूरा जो है वो हमारा येलो स्पॉट है। और इस येलो स्पॉट के लिए खासियत क्या होती है? इस येलो स्पॉट की खास बात यह होती है कि यहां पर बनने वाली इमेजेस सबसे क्लियर दिखाई देती हैं। मींस अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट एकदम साफ अगर दिखना चाहिए या दिखेगा, तो लाइट मेरी आंख के अंदर घुसते हुए सीधा की सीधा कहां, दिल में नहीं उतरनी है, सीधा की सीधा उतरनी चाहिए कहां पर? इस येलो स्पॉट के अंदर। अब इस येलो स्पॉट को कुछ केव लाइक गुफानुमा बना दिया जाता है बेटा। कैसा बना दिया जाता है? गुफानुमा। मींस एक ऐसी शेप दे दी जाती है, इस शेप को हमने नाम दे दिया फोबिया। क्या नाम दे दिया? फोबिया नाम दे दिया। इस फोबिया से क्या होगा कि लाइट इसके अंदर आएगी। अब लाइट मान लो इसके बिल्कुल सेंटर में जब पहुंचेगी तो हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी, और अगर लाइट यहां टकराई तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन होने लगेगा, तो इमेज थोड़ी सी ब्लर ब्लर सी हमें देखने को मिलेगी। तो मैंने बताया जैसे ही आप एंटर होकर आए तो डायरेक्ट सामने जो कुछ मिला उस वाली जगह का नाम हमने येलो स्पॉट रखा। उसके अंदर एक स्पेशल डिजाइन हमने बनाई, उसका नाम हमने क्या रख दिया? फोबिया। और येलो स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है यहां पर सबसे ज्यादा हमें क्लियर इमेज मिलती है ऑब्जेक्ट की, एकदम अल्ट्रा एचडी प्रो मैक्स। छपरी प्रो मैक्स नहीं, अल्ट्रा एचडी प्रो मैक्स क्लियर इमेज देखने को मिलेगी। लेकिन सर ऐसे कोई बताकर गया था कि येलो स्पॉट ऐसे होता है बेटा, यहां पाया जाता है येलो स्पॉट। ऐसा नहीं होता। येलो स्पॉट के लिए अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल में कि दोनों पोजीशन आंख में कैसे होती हैं, तो देखो ये मेरी सामने से दिखने वाले पोर्शन आंख के। अब आंख का जो अभी मैं दिख रहा हूं आपको, ये जो आंख का हिस्सा दिख रहा है दैट इज माय इंटीरियर पोस्चर, सॉरी मतलब बाहर का, एक्सटर्नल मान लेते हैं। और अंदर वाला जो हिस्सा है जैसे कि ये कॉर्निया, फिर लेंस, फिर रेटिना, जो रेटिना वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टियर चैम्बर। कौन सा चैम्बर बोल देते हैं? पोस्टियर चैम्बर। अब पोस्टियर चैम्बर बिल्कुल मिडिल में होगा। किस कहां पर पाया जाएगा? मिडिल में। अब इसके ऊपर जाकर थोड़ा सा इधर ये जो स्पॉट है ना, ये स्पॉट बनता है किसका? ब्लाइंड स्पॉट का। और इसके ऊपर जाकर थोड़ा सा इधर, यहां जाकर कौन सा स्पॉट मिलता है? येलो स्पॉट। ये दोनों आंखों की कहानी है, ये मीडियल ये लेटरल। ये मैं पहले ही बता चुका हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीडियल एंड लेटरल। अरे कुछ नहीं, आंखों की साइड का नाम है। अब इसके हिसाब से ब्लाइंड स्पॉट कहां जाना चाहिए हमने रट लिया एक आंख से कि ये वाला हमारा पोस्टीरियर चैम्बर, तो राइट साइड में बन जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। नहीं रे, ये जो पोस्टीरियर चैम्बर के साइड में जो मीडियल है ना उसकी तरफ झुकता है ब्लाइंड स्पॉट। तो इसका मतलब मीडियल इधर, तो इधर झुका दो किसको? ब्लाइंड स्पॉट को। और इधर कौन रहेगा? येलो स्पॉट। तो ये तो हमें हमारे येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन। इस तरीके से इंट्रोडक्शन इसका अगर हम देखें कि इसको लेकर न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक को लेकर, मैं 2x में स्पीड में रिवाइज कर लेता हूं। मैं पढ़ रहा हूं आंख की 3 लेयर के बारे में, मींस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो 3 लेयर पाई जाती है। एक होती है फेब्रस, दूसरी होती है वस्कुलर और तीसरी होती है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक।
अगर मैं फैब्रिक की बात करूं, फेब्रस की बात करूं, फैब्रिक तो कपड़ा हो गया, फेब्रस की बात करूं तो फेब्रस में दो पार्ट होते हैं। एक हमारा पार्ट होता है स्क्लेरा और दूसरा पार्ट होता है कॉर्निया। अगर मैं वस्कुलर की बात करूं तो सिलियरी बॉडी, कोरोइड और आइरिस होता है। न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक की बात करूं तो इसके 3 पार्ट होते हैं, पार्स ऑप्टिका या रेटिना, पार्स इरिडिका एंड पार्स सीलियोरिसिस। पार्स इरिडिका, पार्स ऑप्टिका, पार्स इरिडिका एंड पार्स सीलियोरिसिस के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना, सिर्फ क्या पोजीशन कहाँ मिलती है वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके पास में सिर्फ पिगमेंट होता है, इसके अलावा इसके पास में और कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होती। हमें डिस्कस करना है पार्स ऑप्टिका, क्योंकि वो रेटिना है। रेटिना की खास बात यह है कि उसके पास में पिगमेंट प्लस फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मींस पिगमेंट प्लस न्यूरल लेयर होती है। और न्यूरल लेयर जो रेटिना है, उस रेटिना की जो हम पार्ट करते हैं तो 3 पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट है फोटो रिसेप्टर, दूसरा है बाइपोलर, तीसरा है गैंग्लियोनिक लेयर। अब मैं बात करूं फोटो रिसेप्टर्स की, तो इनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्व करने का, क्योंकि लाइट अगर गैंग्लियोनिक लेयर के पास में आएगी तो गैंग्लियोनिक लेयर नहीं पकड़ेगी उस लाइट को, बोलेगी आगे चलो या तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो उसके बाद में कौन सी लेयर, बाइपोलर लेयर, वो भी बोलेगी नहीं चाहिए लाइट, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो लाइट कहाँ एब्जॉर्व होगी, लाइट एब्जॉर्व होगी फोटो रिसेप्टर लेयर पर। और एब्जॉर्व करने वाले कौन होंगे, रॉड एंड कोन। अब रॉड एंड कोन किस हिसाब से लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, ऐसा क्या फंक्शन करेंगे रॉड एंड कोन। अब देखो मान लेते हैं हम लोग कि लाइट की जब एंट्री होती है, जब भी लाइट की एंट्री होती है तो लाइट का सामना सबसे पहले कॉर्निया से होता है। किससे होता है, कॉर्निया से। और कॉर्निया बेटा क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और जब भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट जाएगी तो लाइट का एक फिनोमेना देखा जाता है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या खूबी होती है कि लाइट की 2 चीजें बदल जाती हैं, लाइट का डायरेक्शन और लाइट की स्पीड। स्पीड को लेकर हमें दिमाग में नहीं लेनी है बात, अभी किसको लेकर लेनी है, डायरेक्शन मींस लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी साहब। मींस इसी बेंडिंग प्रॉपर्टी की मदद से ऑब्जेक्ट हमारे सामने स्ट्रेट रखा है और ऑब्जेक्ट हमें रेटिना पर कुछ इस टाइप से मिलता है। मींस ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से है, इसकी इमेज रेटिना पर यहां जाती है। रीजन है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर जब लाइट जाती है तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखाती है, और रिफ्रैक्शन फिनोमिना इज दैट फिनोमिना व्हिच इज कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट के मुड़ने का कारण वो बनता है। अब पता है आपको, इसी लाइट के बेंडिंग की वजह से, इसी लाइट को हमें बेंड इतने अच्छे तरीके से कराना है कि हमारी इमेज क्लियर बने। तो इसका मतलब लाइट को हम रेटिना के हर पोर्शन पर तो बेंड कराएंगे नहीं, हम लाइट को कहां पर लेकर जाएंगे, हम लाइट को इस येलो स्पॉट पर लाने की कोशिश करते हैं। और इसको कौन है जो यहां पर लाने की कोशिश करता है, तो कॉर्निया चाहता है कि भाई इतना बेंड करूं कि वो कहां पर पहुंचे, येलो स्पॉट पर करूं तो करूं क्या, मैं अगर अकेला होता तो शायद मैं ये काम कर लेता, लेकिन मुझे दूसरों पर तो भरोसा नहीं है, क्या ये लेंस वो काम कर पाएगा। चलो लेंस जितना कर पाए ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कर देता हूं कि लाइट को बेंड कर दूं कुछ लेंस पर, और बच्चा कूचा काम लेंस लाइट को फोकस कर देगा किस पर, येलो स्पॉट पर। तो कभी कभी जिससे किसी इंसान का कॉर्निया खराब हो जाता है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसके भी लेने के देने पड़ जाते हैं। मींस उसको भी दिखना बंद हो जाता है। मींस माने मतलब होता है, मैं बार बार बनाते समय वीडियो में बोलता हूँ मींस 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 हैबिट है, जन्म से ही आती है। अब क्या बात कर रहे थे, बेंडिंग की बात कर रहे थे, कोरोना की नहीं भाई, कॉर्निया की बात कर रहे थे। कॉर्निया का काम क्या होगा, लाइट को बेंड करने का। और सबसे ज्यादा अगर लाइट को बेंड करता है, हम तो समझते लेंस नहीं करता भाई साहब, सबसे ज्यादा बेंडिंग का काम कॉर्निया करता है। भले ही तुम्हारी रेटिना सही है, लेंस सही है, अगर कॉर्निया खराब हो गया ना तो लाइट अच्छे से बेंड नहीं होगी। और लाइट जब यही लेंस पर अच्छे से नहीं पहुंचेगी बेंड होकर, तो लेंस भी उसको फोकस नहीं कर पाएगा येलो स्पॉट पर। तो इसका मतलब क्या होगा, MI दे दे माई, दोनों हाथ पसार के रोड पर बैठना पड़ेगा कि अंधे की मदद करो सरकार,
अंधे की झोली भरो सरकार। तो इसलिए कॉर्निया को भी हमें सही रखना पड़ता है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉर्निया कैसे हेल्थी रह सकता है। भाई यहाँ पर जो भी एक्वस ट्यूमर है उसको साफ रखो। उसको साफ रखने के लिए क्या होता है, कॉर्निया को ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और अपना जो भी यहाँ पर वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ पर मैंने बताया था वो पॉइंट जहाँ से वेन्स कनेक्ट रहती हैं जो वेस्ट को लेकर जाती हैं। तो इसीलिए अगर कॉर्निया को तुम्हें साफ रखना है तो स्वच्छ वातावरण के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छ वातावरण आपको क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन कॉर्निया बाहर से ले लेता है, बेचारा लेंस तो अंदर से लेता है। क्योंकि अंदर से कैसे लेता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, तो बोल देता है कि भाई थोड़ा भला हमारा भी कर दो, इस ब्लड के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो हमको प्रोवाइड कर दो। तो लेंस तो वहां से भीख मांग लेता है, और हमारा कॉर्निया तो बाहर से ही इस एनवायरमेंट में से लेता ही रहता है। लेता ही क्या रहता है, ऑक्सीजन बेटा, ज्यादा कुछ और नहीं है ना। तो यहां से जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो लाइट की खासी बात यह है कि उसको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, फोकस पर, येलो स्पॉट पर पहुंचना पड़ेगा बेंड होकर। और बेंड कराने का काम किसका रहेगा, इन ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। अब यहाँ पर लाइट को ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से प्रोवाइड करे गए, एक प्रोवाइड करा गया कॉर्निया और दूसरा प्रोवाइड करा गया लेंस। बीच की बात नहीं कर रहा मैं, एक्वा स्विमर, विट्रस स्विमर, हाँ मानता हूं कि ये कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, लेकिन हमारा लाइट को बेंड कौन करेगा सबसे ज्यादा, कॉर्निया, उसके बाद में लेंस। तो लाइट कम्स in the eyes from the cornea to lens and after the reflect to after incident on retina। है ना, सही है ना, इंग्लिश चाहिए, काम चला लेंगे, कोई नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी जल्दी से जल्दी शुरू करनी पड़ेंगी मुझे, मेरे लिए सुधारने के लिए। अब जैसे ही लाइट यहां पर आई येलो स्पॉट पर, तब होगा क्या, तब ये होगा कि पहले आते ही लाइट सबसे पहली इस गैंग्लोनिक लेयर से आकर टकराएंगी। कहां समझाऊं, लाइट जैसे ही अंदर घुसेंगी रेटिना की तरफ, तो इसके साथ में मैंने 3 लेयर आपको बताई, सेल बॉडी वाली लेयर, उसके बाद में बाइपोलर लेयर, उसके सबसे बाद में फोटो रिसेप्टर लेयर। और ये आ रही है हमारी लाइट, ये लाइट आ रही है गैंग्लोनिक लेयर से टकराई, लाइट का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये बोलेगी आगे चलो, यहां से निकलो बाइपोलर के पास, बाइपोलर भी बाईपास भेजेगी कि बेटा यहां भी तेरा कुछ काम नहीं है, सीधा कहां पहुंचो, फोटो रिसेप्टर्स के पास में। फोटो रिसेप्टर्स बोलेंगे कबूल है जी, कबूल है, मींस यहां पर बबूल है, बबूल का मतलब यहां पर पिगमेंट है, पिगमेंट का काम ही है इस लाइट को एब्जॉर्ब करने का। मींस फोटो रिसेप्टर के पास में पिगमेंट कहां से आ गया रे, फोटो रिसेप्टर्स तो ये बताया था कि रेटिना के पास में पिगमेंटेड लेयर है उसके अंदर घुसे रहते हैं। मेरे भाई साहब उस पिगमेंट के अंदर रॉड एंड कॉन्स फंसे रहते हैं, और रॉड एंड कॉन्स कुछ पिगमेंट कंटेन करते हैं। तो रॉड एंड कॉन्स कौन से पिगमेंट कंटेन करते हैं, रॉड एंड कॉन्स कौन से पिगमेंट कंटेन करते हैं। देखो फोटो रिसेप्टर्स के पास में कौन मिलेंगे भाई, फोटो रिसेप्टर्स के पास में मिलेंगे आपको रॉड एंड कॉन्स। या फिर मैं फोटो रिसेप्टर्स की बात करूं तो फोटो रिसेप्टर्स के पास में पिगमेंट बताया मैंने, ठीक है, पिगमेंट का नाम होता है ऑप्सिन प्रोटीन। क्या नाम होता है, ऑप्सिन प्रोटीन प्लस रेटिनल। क्या नाम होता है, ऑप्सिन प्रोटीन प्लस रेटिनल। और इसी की मदद से यही जो पिगमेंट हमें किसको दे दिए जाते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स को। अब रॉड्स एंड कॉन्स के पिगमेंट जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं वो होता है इसका रोडो ऑप्सिन, इसका होगा आयोडो ऑप्सिन, इसका होगा रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, इसका होगा आइडोप्सिन पिगमेंट। इसके साथ में ये रहेगा हमारा विजुअल पर्पल में, और ये रहेगा विजुअल वायोलेट में, वायोलेट जिसको बोल देते हैं। रोडोप्सिन जो है वो अकेला नहीं रहेगा, ये आगे जाकर बदल जाता है स्कोटोप्सिन प्लस रेटिनल। इसके पास में भी एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो रेटिनल तो दोनों के पास में रहेगा, रेटिनल, इसको बदल देंगे फोटोप्सिन, किसमें, फोटोप्सिन प्लस रेटिनल के अंदर।
अब स्कोटॉप्सिन एंड फोटोप्सिन रेटिनल, स्कोटॉप्सिन रेटिनल मीन्स रॉड के पास में पिगमेंट का नाम मैंने बताया, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, एडोप्सिन आयोडोप्सिन रहता है। अब रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन का काम क्या रहेगा, लाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। अब ऐसा कहा जाता है जैसे ही लाइट आकर टकराती है तो जो पिगमेंट होता है वो दो टाइप का बना हुआ है, एक ऑप्सिन का प्लस रेटिनल का। तो जैसे ही लाइट आकर इनसे टकराती है रॉड एंड कॉन से, तो रेटिनल जो है वो इससे अलग हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि पिगमेंट में से जो अलग होता है वो रेटिनल अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यही वो पिगमेंट है जब सेपरेट हो रहा है रेटिनल, तो यही हमारे एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट कर रहा है। यही एक्शन पोटेंशियल इसके टूटने से बनते हैं, क्योंकि जब ये टूटता है तब वहां पर चार्जेस का फ्लो बनता है, और वो चार्जेस का फ्लो हमारा यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, कहां से होता हुआ कि सबसे पहले पहुंचाया जाएगा फोटो रिसेप्टर, फिर बायपोलर, बायपोलर से गैंग्लियोनिक, अब गैंग्लियोनिक से ये जो हमारी एक्सोन है, एक्सोन से होता हुआ ऑप्टिकल नर्व्स, और ऑप्टिकल नर्व्स से होता हुआ सीधा हमारे ब्रेन के पास में। अब ऑप्शन में से ऑप्शन अलग नहीं होगा, कौन अलग होगा, रेटिना। जैसे रेटिना अलग होता है तो ये ट्रांसफॉर्म में आ जाता है। कैसी फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में। जैसे मान लो कि ऑप्शन ऑप्शन के साथ में फंसा हुआ है रेटिनल। जैसे लाइट आई, जैसे लाइट इधर से आई, लाइट पड़ती है तो ये जो रेटिनल है इस ऑप्शन से अलग हो जाता है। अब जैसे ही अलग होगा तो ये कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगा, वही पोटेंशियल क्या होंगे, हमारे आगे भेजे जाएंगे, इंफॉर्मेशन आगे भेजी जाएगी। अब क्या होता है, जैसे ये अलग किया ना, हमें ये पास में भी लाना पड़ता है। पास में क्यों ला सकते हैं, मीन्स लाइट के आने पर अगर ये टूट रहा है तो पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइट को हटाना पड़ेगा। मीन्स हमें एकदम डार्क करना पड़ेगा, एकदम ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर बिल्कुल लाइट नहीं हो। तो आपको पता है इसी वजह से ये जो हमारी आई है ना, ब्लिंक होती है। अभी मैंने आई जब खोल रखी है तो इसका रीजन है कि आईज के अंदर लाइट की एंट्री हो रही है और वो रेटिनल को तोड़ रही है, और रेटिनल को जोड़ना है तो आंख को क्या करना पड़ेगा, ब्लिंक करना पड़ेगा, झपकाना पड़ेगा। जैसे ही हमने आंख झपकाई कुछ देर के लिए डार्कनेस होगी अंदर, अंधेरा होगा अंदर, और जिससे जो हमारी रेटिनल है फिर से इसके साथ में जुड़ जाएंगे। अरे क्यों जोड़ रहे हैं और क्यों तोड़ रहे हैं, इनसे होगा क्या, इनसे क्या होगा कि रॉड एंड कॉन्स की मदद से हमें देखने को मिलता है। रॉड एंड कॉन्स की मदद से हम देख पाते हैं, क्योंकि यही हमारे विजुअल रीजंस होते हैं। क्यों विजुअल रीजंस होते हैं, कि रॉड की मैं बात करूं, रॉड की मैं बात करूं, चलो ये लिख लिया होगा येलो स्पॉट। रॉड की मैं बात करूं तो रॉड कुछ इस टाइप के होते हैं जो कि डिम लाइट में भी काम करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले रेटिना के अंदर वो पार्ट बताइए जो कि कम से कम लाइट पर, थोड़ी सी लाइट पर भी काम करे, ऐसा नहीं है बिल्कुल लाइट पर। रॉड बिल्कुल लाइट नहीं होती ना, तो एक्साइटेड रहते हैं, मतलब कुछ होते हैं स्ट्रिंग एनर्जी के साथ में, कुछ ऐसे इंस्टेंट एनर्जी भरकर रहते हैं कि आप तो बोलोगे सर ये काम करना है, अरे करना नहीं है, मैं करके आ गया। काम क्या था ये तो सुन ले, काम ये था कि जो काम करके आ रहा हूं नहीं करना था। अरे यार पहले बताना चाहिए था, तो पूछ लेना चाहिए था ना। तो ऐसे इंस्टेंट मतलब एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटेड का मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि कहीं से थोड़ी सी लाइट तो मिले, और जब इनको थोड़ी सी भी लाइट नहीं मिलती ना, तब ये क्या बना देते हैं, एक ऐसी चीज बना देते हैं जिससे आगे वाली लेयर जो बाइपोलर लेयर होती है हमारी, ये हमारी फोटो रिसेप्टर्स, ये बाइपोलर, और ये हमारी गैंग्लियोनिक, यहां से एक ऐसी चीज जनरेट करेगी जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लूटामेट। क्या बोलेंगे इसको, ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट क्या करता है कि जब रॉड के पास में लाइट नहीं पहुंचती तो रॉड मतलब एक्साइटेड रहता है, कम से कम लाइट में भी तुम्हें दिखाने के लिए तैयार बैठा रहता है लाइट को एब्जॉर्व करके। लेकिन जब लाइट नहीं पहुंचती ना, और ये बेचारा एक्साइटेड है, तो इस एक्साइटेड में वो रेटिनल तो ब्रेक होता नहीं है, तो अपने अंदर से क्या निकाल देता है, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट जा रहा है तैरता हुआ, फ्लो होता हुआ, तनतनाता हुआ, सनसनाता हुआ, और बाइपोलर को पकड़ के कर देता है बेहोश।
मीन्स आपने कुछ सिग्नल यहां पर जनरेट करे और जो लेयर को आगे तक पहुंचाने थे एक्सॉन तक, तभी तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन माइंड तक पहुंचती। लेकिन ये ग्लूटामेट ने क्या किया, इस बायपोलर को कर दिया हैंग, बायपोलर को कर दिया बेहोश। तो आगे का जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो गैंग्लोनिक लेयर तक नहीं पहुंचती, जिससे कि अब गैंग्लोनिक तक नहीं पहुंचेगी तो एक्सॉन तक नहीं जाएगी, ऑप्टिकल नर्व्स तक नहीं जाएगी, तो माइंड तक नहीं जाएगी, तो होगा क्या, बोल देगा अरे भाई कुछ नहीं है, अंधा हो गया। अंधा नहीं हुआ भाई, और बिल्कुल डार्क है, रोशनी नहीं है। रॉड्स ऐसा क्यों करते हो यार, इतने एक्साइट क्यों हो जाते हो भाई यार कि ग्लूटामेट निकाल देते हो। ग्लूटामेट सिलेबस में नहीं है, बस मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि रॉड कितने सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, कौन्स, कौन्स को क्या चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए भाई साहब। ब्राइट लाइट होगी तो ही कौन्स काम करेंगे, अन्यथा ब्राइट लाइट पर कौन्स काम नहीं करेंगे। क्योंकि आइडोप्सिन को टूटने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए होती है और रोडोप्सिन को टूटने के लिए कम लाइट चाहिए होती है। अब ज्यादा लाइट होगी, ये टूटेगा तो ही तो पोटेंशियल जनरेट करेगा, और कम लाइट पर ये टूट जाता है इसलिए पोटेंशियल जनरेट कर देता है। और इसी वजह से पता है क्या होता है, कौन्स का काम होता है कलर्स को दिखाना। किसको दिखाना, कलर्स को दिखाना। क्योंकि कौन्स के 3 पार्ट होते हैं, जिनमें से एक पार्ट जो डिनोट करता है रेड कलर को, एक पार्ट डिनोट करता है ग्रीन कलर को, और एक पार्ट डिनोट करता है ब्लू कलर को। मींस ये हमारे वो प्राइमरी कलर होते हैं जिनसे हमारी आंख के सारे कलर बनते हैं। मींस हमें बाहर का जितना भी कलरफुल वातावरण, इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर महसूस हो रहा है, वो इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से होता है। और ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन ही सारे कलर बना देता है। जितने भी हम 7 कलर हम लोग देख रहे हैं, 7 क्या, हम तो पता नहीं कितने कितने देखते हैं। बेबी पिंक देख लिया, बेबी मजेंटा देख लिया, बेबी बॉय देख लिया, पता नहीं कौन कौन से कलर देख लेते हैं। तो ये सब इन प्राइमरी कलर का कॉम्बिनेशन है। अब प्राइमरी कलर का कॉम्बिनेशन क्या करता है कि वो हमें कलर दिखाने का काम करता है। कलर कब दिखेंगे, तब हमारा कौन्स काम करेंगे। और कौन्स कब काम करेंगे, जब लाइट की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो इससे ये ब्रेक होंगे, तब कौन्स काम करेंगे। अब रात के समय में क्या होता है, लाइट तो होती है कम, ऐसा नहीं कि लाइट बिल्कुल नहीं होती, होती है कम, तो ये तो टूटते नहीं और ये टूट जाते हैं। भाई सब तैयार बैठे हैं, एक्साइटेड है, थोड़ी तो लाइट आई, टूट गए, तो आपको वो ऑब्जेक्ट ब्लैक दिखा दिया। तो कलर दिखाने के लिए तो कौन को काम करना था। तो रात के समय में आपने देखा है, चाहे कैसा भी आपका फेवरेट कलर हो, लेकिन वो रात के समय में रहेगा काला ही। क्योंकि अंदर से इंसान का पता लगाना है तो उसके अंदर उतरना पड़ेगा। लेकिन बाहर से हमने थोड़ा बहुत देख लिया और पता लगाया कि नहीं यार बाहर से देखने में अच्छा है, बड़ी मस्त इंसान है यार, हमने पता लगा लिया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जहन में उतरना पड़ेगा, ज्यादा भी नहीं उतरना, इतना ही उतरना है बस जहां तक हम उतर पा रहे हैं। तो रॉड्स तो भाई कहते हैं कि मैं काम करूंगा, मैं काम कर रहा हूँ ना यार, कम लाइट पर काम कर रहा हूँ, और तो क्या चाहिए यार। इसीलिए रात के समय में कोई सा कलर हमें दिखाई नहीं देता, सारे कलर हमें ब्लैक एंड डार्क दिखाई देते हैं। और जब बिल्कुल ही लाइट नहीं होगी तो मैंने बता दिया क्यों हमें दिखाई फिर नहीं देता है। तो ये तो फंक्शन हो गया हमारा रॉड एंड कोन्स का, हमारे न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक का, पार्ट्स ऑप्टिका का, रेटिना का, रॉड दिखाने में कैसे मदद करते हैं, कौन्स दिखाने में हमारी कैसे मदद करते हैं, रॉड कब एक्टिव होते हैं, कौन्स हमारे कब एक्टिव होते हैं। अच्छा, डिम लाइट की जगह ट्वाइलाइट भी लिखा रहता है कहीं कहीं। क्या लिखा रहता है, ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब क्या है, कम से कम लाइट के लिए भी बोल देते हैं हम लोग। तो ये हमारे इस तरीके से रॉड का फंक्शन, कौन्स का फंक्शन रहा। अब तक के टॉपिक में हमने जो भी कवर किया, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे जाने से पहले पूरी क्लास एक बार 2x स्पीड में देख लें। क्योंकि अब हम जो डिस्कस करेंगे वो अब डिस्कस होगी बात आंख के अंदर होने वाली परेशानियां। क्यों हमें कोई ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखता, क्यों कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं दिखता, क्यों कोई ऑब्जेक्ट हमें दूर का साफ नहीं दिखता, क्यों कोई ऑब्जेक्ट हमें पास का साफ नहीं दिखता। तो कोई कोई इंसान तो ऐसा होता है जिसको पास का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, लेकिन बीच का दिखता है। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि मेल दिखता है, फीमेल दिखता है, ट्रांसजेंडर नहीं दिखता। अरे नहीं यार,
एक ऐसी डिस्टेंस होती है, ज्यादा पास का नहीं दिखेगा, ज्यादा दूर का नहीं दिखेगा, लेकिन बीच का दिख जाता है। तो ऐसी भी कोई बीमारी है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इन बीमारी को डिस्कस करने से पहले अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा किस टाइप से ये सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलियरली मसल्स एंड आइरिस इस लेंस की मदद करती हैं रेज को फोकस कराने के लिए रेटिना पर भी फोबिया पर, क्योंकि जब ये फोकस कराएंगी तो ही तो हमें इमेज साफ दिखेगी। और इसको फोकस कराने के लिए मींस लेंस के जो एडजस्टमेंट की बात होती है, इस टॉपिक की शुरुआत होगी, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अरुण सर नहीं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन को लेकर हम आगे की क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अब तक का पढ़ाया उसमें पढ़ने में व्यस्त रहिए। स्टे ट्यून। लेकिन लाइक कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना।